सुंदरवन के मुहाने पर खड़े पुराने नीम के पेड़ पर आज सुबह से ही अजीब सी हलचल थी। रानो चिड़िया के छोटे से लेकिन सलीके से सजे घोंसले के बाहर पूरे पड़ोस के पक्षी इकट्ठा थे, क्योंकि रानो ने 1 या 2 नहीं पूरे 12 चमकीले सफेद अंडे दिए थे। एक पेड़ की डाल से कालू गोरी कहते हैं, अरे देखो तो सही री बहनों, तमाशा तो देखो। खुद के शरीर में 4 रत्ती मांस नहीं है, ढंग से उड़ना तक आता नहीं, और यहाँ पूरी की पूरी फौज खड़ी करने चली है। 12 अंडे, कोई मजाक है क्या? अरे भाग्यवान, तुम क्यों अपनी जीभ खराब कर रही हो? हमारे टुन्नू भाई को तो देखो, सीधे साधे भोले पंछी हैं। अब जिंदगी भर दूसरों के खेतों से दाना चुराते चुराते और इस फौज का पेट पालते पालते इनकी खुद की पूंछ के बाल झड़ जाएंगे। लिख कर ले लो। टुन्नू चिड़ा और रानो घर के अंदर खिड़की किनारे बैठे उनकी कड़वी बातें सुन लेते हैं। कालू भाई, गोरी भाभी, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऊपर वाले ने अगर 12 खुशियाँ एक साथ हमारी झोली में डाली है तो उन्हें पालने का हौसला और दाना भी वही देगा। हम बस मेहनत कर सकते हैं। टुन्नू, इनसे बहस मत करो। एक माँ का कलेजा सिर्फ वही समझ सकती है जिसने खुद अंडे सेने का दर्द सहा हो। ये लोग सिर्फ तमाशा देखना जानते हैं, दर्द बांटना नहीं। पड़ोसियों की गॉसिप और तानों की गूंज के बीच रानो की आंखों से टपके आंसू सीधे उसके अंडों पर गिरे। वो नहीं जानती थी कि ये तो बस उस बवंडर की शुरुआत थी जो उसके पूरे परिवार को बिखेरने आ रहा था। दोपहर ढलते ही आसमान का मिजाज बदलने लगा था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। उधर नीम के पेड़ के सबसे घने हिस्से में कालू कौवा और गोरी कौवी एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रच रहे थे। सुनो जी, अगर रानो के ये 12 बच्चे इस पेड़ पर बड़े हो गए तो इस पूरे नीम के पेड़ पर उनका राज हो जाएगा। कल को हमारे बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। उस बुढ़े काले सांप को इशारा क्यों नहीं करते थे? वारी मेरी गोरी, तेरा दिमाग तो चील से भी तेज चलता है। वो बुढ़ा सांप कई दिनों से भूखा है और पेड़ के नीचे बिल में शिकार के इंतजार में बैठा है। मैं अभी नीचे जाकर उसे खबर देता हूँ। आज रात का भोजन पक्का। कालू कौवा बिना कोई आवाज किए सरसराते हुए बिल की तरफ गया। बिल के घने अंधेरे में 2 लाल जहरीली आंखें चमक उठी। वो कालिया सांप था जो रानो के 12 अंडों की महक पाकर अपनी जीभ लपलपाने लगा। कालू, तुमने मुझे बहुत सही खबर दी है। आज रात जब तूफान अपनी चरम सीमा पर होगा, मैं उस चिड़िया की गृहस्थी को हमेशा के लिए निगल जाऊंगा। हाँ कालिया महाराज, लेकिन एक बात का पक्का ध्यान रखना। जब तुम ऊपर चढ़ो तो सीधे रानो के घोंसले पर ही वार करना। वो चिड़िया बड़ी शातिर है। अगर उसे जरा भी भनक लगी तो वो चीख पुकार मचाकर पूरे पड़ोस को इकट्ठा कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि आज रात उसका घोंसला ऐसा उजड़े कि कल सुबह इस नीम के पेड़ पर सिर्फ मेरी कांव कांव गूंजे। हंस मत कालू, तू भूल रहा है कि मेरा जहर हवा से भी तेज काम करता है। तूफान की गड़गड़ाहट में उस नन्ही चिड़िया की चीख घोंसले से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। बस तुम एक काम करना, जब मैं ऊपर आऊं तो तुम और गोरी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर नजर रखना कि कोई दूसरा पंछी हमारी दावत में खलल न डाले। अरे आप उसकी चिंता छोड़ो महाराज, मैं और गोरी तो खुद चाहते हैं कि आपका पेट भरे। हम दोनों रात भर जाग कर पहरा देंगे। जैसे ही आधी रात को बिजली कड़केगी, समझ जाना कि मैदान साफ है और 12 अंडों की मलाईदार दावत आपका इंतजार कर रही है। जाइए महाराज, अपने शिकार को दबोच लीजिए। रात के 12 बज चुके थे और आसमान में बादलों का भयंकर तांडव शुरू हो चुका था। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट जाएगा। तभी पड़ोस के अमरूद के पेड़ से भीगती हुई भोली फाख्ता उड़कर रानो के घोंसले में आई। रानो बहन, टुन्नू भाई, भगवान के लिए अभी के अभी ये घोंसला खाली कर दो। कालू और गोरी ने नीचे वाले उस नरभक्षी सांप को तुम्हारे 12 अंडों का पता दे दिया है। वो पेड़ की मुख्य डाल तक पहुंच चुका है। क्या? पर भोली बहन, इस भयानक काली रात और तूफान में हम इन 12 अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? बाहर तो उड़ना भी मौत को बुलावा देना है।
टुन्नू, डरने से मौत टलती नहीं है। अगर हम यहाँ रुके तो मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही इस दुष्ट सांप का निवाला बन जाएंगे। हमें अपने जान पर खेलकर इन अंडों को बचाना होगा। रानो और टुन्नू ने बिना एक पल गवाए घोंसले के पास पड़े एक बड़े सख्त ढाक के पत्ते में उन 12 अंडों को एक एक करके बहुत सावधानी से लपेटा। रानो ने कपड़े की पोटली को लकड़ी पर बांधा और दोनों ने उस अंधेरे डरावने आसमान में छलांग लगा दी। बारिश की भारी बूंदें रानो के छोटे से बदन पर पत्थरों की तरह लग रही थी। पोटली अंडों के बोझ से भारी हो रहा था और हवा का रुख उनके ठीक सामने से था। तभी अचानक 2 काली परछाइयाँ उनके सामने आ गईं। वे कालू और गोरी थे। कहाँ भागे जा रहे हो टुन्नू भाई? इस सुहाने मौसम में हमारे मेहमान से मिले बिना जाना बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। छोड़ दो इस बोझ को रानो, तुम्हारे बस का नहीं है इन 12 अंडों को बचाना। इन्हें यहीं गिरा दो। गद्दार पड़ोसियों, एक माँ के बच्चों पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना आज मैं यमराज बन जाऊंगी। तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसका जोरदार धमाका कालू और गोरी के बिल्कुल पास हुआ। हवा के उस प्रचंड झोंके और डर के मारे कालू और गोरी अपना संतुलन खो बैठे और सीधे नीचे कटीली झाड़ियों में जा गिरे, जबकि रानो और टुन्नू आगे निकल गए। कालू गोरी से तो पीछा छूट गया था, लेकिन टुन्नू की ताकत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। पोटली उसके पंजों से फिसलने लगी और संतुलन बिगड़ने के कारण वे दोनों अंडों समेत सीधे नीचे एक सूखी कटीली झाड़ी में जा गिरे। रानो, देखो मेरे अंडे ठीक है ना? मेरे पंख ने काम करना बंद कर दिया है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे यही छोड़ो और अंडों को लेकर किसी सुरक्षित गुफा में भाग जाओ। नहीं टुन्नू, एक माँ कभी अपने सुहाग और अपनी औलाद में से किसी एक को चुनकर गद्दारी नहीं कर सकती। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तूफान थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन झाड़ियों के पीछे सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज आने लगी। रानो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कालिया सांप उनका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। उसने डरते डरते पीछे देखा। झाड़ियों को हटाते हुए जो बाहर निकला, उसे देखकर रानो की आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि पड़ोस के दूसरे पेड़ों पर रहने वाली उसकी सच्ची सहेलियाँ थीं। रानो बहन, फिक्र मत करो, हम कालू और गोरी जैसे गद्दार नहीं हैं। भोली फाख्ता ने हमें सब कुछ बता दिया था। हम तुम्हारी तलाश में ही निकले थे। अरे ओ हरिया भैया, बंटी कबूतर, जल्दी नीचे आओ। टुन्नू भाई बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। रानो, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अकेले एक माँ का फर्ज निभाया। अब हम सब मिलकर एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। टुन्नू भाई को हम सब मिलकर उठाएंगे। देखते ही देखते वह जंगल के शरीफ और नेक दिल पक्षियों का एक बड़ा कुनबा इकट्ठा हो गया। बंटी कबूतर और हरिया तोता ने मिलकर जख्मी टुन्नू को सहारा दिया, जबकि मीना मैना और रानी तोता ने बहुत ही कोमलता से उस अंडों वाले पत्ते को उठा लिया। पूरा पक्षी परिवार मिलकर रानो, टुन्नू और उन 12 अंडों को लेकर पहाड़ियों के बीच बनी एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा। बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन गुफा के भीतर सबके दिलों में अपार हमदर्दी और गर्मी थी। अगर आज आप सब लोग ना होते तो कालू गोरी की नफरत और उस सांप के जहर ने मेरे पूरे संसार को उजाड़ दिया होता। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? एहसान कैसा रानो बहन? परिवार सिर्फ वो नहीं होता जो एक ही घोंसले में रहे। परिवार तो वो होता है जो मुसीबत के वक्त ढाल बनकर खड़ा हो जाए। तुम थकी हुई हो, अब इन 12 अंडों को गर्मी देने का काम हम सब मिलकर करेंगे। गुफा के भीतर एक बेहद भावुक दृश्य बन गया। मीना मैना, हरियाली तोती, भोली फाख्ता और बाबली कबूतरी, सभी फीमेल बर्ड्स ने अंडों के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और अपने अपने पंख फैलाकर उन 12 अंडों को ढक लिया, ताकि उन्हें फूटने के लिए जरूरी गर्मी मिल सके। बंटी कबूतर ने टुन्नू के जख्म पर कुछ औषधीय पत्तियां चबाकर लगा दी। रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी कि तभी गुफा के मुहाने पर एक भयानक, लंबी और काली परछाई लहराई। रानो के पंखों से गिरे खून के निशानों का पीछा करते हुए कालिया सांप वहां तक पहुंच गया था और उसके ठीक पीछे
कालू और गोरी तमाशा देखने के लिए उड़ रहे थे। काव काव, अरे ओ रानो चिड़िया, बाहर निकल। देख, तेरा काल खुद चलकर यहाँ तक आ गया है। अब देखते हैं तुझे तेरी ये तथाकथित सहेलियाँ कैसे बचाती हैं। चिड़िया, अब तुम इस बंद गुफा से भाग नहीं सकती। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना आज इन 12 अंडों के साथ साथ मैं तुम सबका भी शिकार करूंगा। बस बहुत हुआ कालिया और बहुत हुआ कालू गोरी। तुम दोनों ने सिर्फ पड़ोसियों के नाम पर कलंक लगाया है। एक माँ के बच्चों को नुकसान पहुँचाने का अंजाम क्या होता है, आज इस गुफा की चट्टानें तुम्हें सिखाएंगी। रानो ने डरने के बजाय अपनी सहेलियों और बाकी पक्षियों को एक खास इशारा किया। गुफा के मुहाने के ठीक ऊपर एक बहुत भारी गोल पत्थर रखा हुआ था, जिसे बंटी कबूतर और हरिया तोता ने पहले ही चिन्हित कर रखा था। मेरे भाइयों और बहनों, एक माँ की लाज और इन 12 मासूमों की जिंदगी का सवाल है। 1, 2, 3, पूरे जोर से धक्का दो। सभी पक्षियों ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत को एक करके उस भारी पत्थर को ढकेल दिया। पत्थर घूमता हुआ सीधे नीचे की तरफ आया। कालिया सांप ने जैसे ही गुफा के अंदर घुसने के लिए अपना फन आगे बढ़ाया, वो भारी पत्थर सीधे उसके फन और धर के ऊपर से गुजर गया। इस चिड़िया में इतनी ताकत, मुझे माफ कर दो। सांप दर्द से तड़पता हुआ पहाड़ी की उस गहरी और सूनी खाई में जा गिरा, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं लौट सकता था। ये देख कालू बोरी भी डर गए और जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। बुराई का अंत हो चुका था। गुफा के बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत और पावन हो चुका था। सूरज की पहली पूरी किरण जैसे ही धाक के पत्ते के भीतर रखे अंडों पर पड़ी, गुफा के सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही मीठी और नन्ही आवाज़ गूंज उठी। खट खट क्रैक, ची ची ची। शानो बहन, टुन्नू भाई, जल्दी देखो, करिश्मा हो गया, तुम्हारे अंडे फूट रहे हैं। एक एक करके देखते ही देखते पूरे 12 अंडों के कवच टूट गए और उनके भीतर से मखमली गुलाबी पीले रंग के नन्हे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर निकल आए। वे सब अपनी छोटी छोटी चोंच खोलकर अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। मेरे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुम सब सलामत हो, माँ के पास आ जाओ। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि एक माँ चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब वो अपनी औलाद की सुरक्षा पर आती है तो वो काल के पहिए को भी पीछे धकेल सकती है। टुन्नू, मैं अकेली कहाँ थी? कालू और गोरी की नफरत बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी इन बहनों और भाइयों का प्यार उससे भी हजारों गुना बड़ा था। आज से हमारा ये परिवार सिर्फ हम दोनों का नहीं, बल्कि इस पूरे कुनबे का है। गुफा का वो कभी अंधेरा और ठंडा रहने वाला कोना आज 12 नन्ही जानों की मासूम चहचहाहट, टुन्नू रानो की अटूट ममता और सच्चे पड़ोसियों के निस्वार्थ प्यार से पूरी तरह रोशन हो चुका था। सुंदरवन का ये इतिहास हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया कि जहाँ एकता और ममता का वास होता है, वहाँ हर तूफान घुटने टेक देता है।